नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। साइंस के जो भी NCERT, आपको पता होगा कि जो लास्ट टाइम रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइंस की NCERT 9th और 10th की साइंस की NCERT से पूछे गए, उनको मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका रिस्पांस बेहतर होता है तो मैं इन वीडियोस को कैरी करता हुआ जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक लेकर चलूँगा। इनमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, मतलब जब तापमान बढ़ेगा तो इनमें से क्या क्या बढ़ता है। देखिए, डिफ्यूज़न क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होना, पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। इवेपरेशन क्या होता है? इवेपरेशन होता है जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं इवेपरेशन। और कंप्रेशन ऑफ गैस मतलब कि गैस को कंप्रेस कर देना, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस आपने सुना होगा, सीएनजी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस थोड़ी ना होगी, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिफ्यूज़न गैस जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि गर्म खाने की खुशबू ज़्यादा दूर तक पहुंचती है, तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा। इवेपरेशन भी बढ़ेगा लेकिन कंप्रेशन नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे में भी कंप्रेशन है तो इसलिए आंसर नहीं होगा। तीसरे में एक्सपेंशन ऑफ गैस, बिल्कुल गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस फैलेगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपरेशन भी होगा, डिफ्यूज़न भी होगा और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो मैंने आपको बताया इवेपरेशन क्या करता है, जो घड़े में पानी रखा हुआ है उसको ठंडा करता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको आप लगाकर आगे बढ़ेंगे। बाकी क्या है, डिफ्यूज़न मैंने आपको बता दिया। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीफ से पानी का, जब जो लीफ है, लीफ में स्टोमेटा है, स्टोमेटा से पानी का लॉस होना होता है ट्रांसमिशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है दो सॉल्यूशन के बीच में। अब जहाँ पर पानी ज़्यादा है और चीनी कम है, वहाँ से पानी मूव करेगा दूसरे सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, तो ये ऑस्मोसिस होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा इवेपरेशन। इवेपरेशन मैंने आपको बताया वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसे कहते हैं इवेपरेशन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मस्ट मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोरोजन कहलाता है। लेकिन ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कोरोजन है और ये केमिकल चेंज है, आप उसको रिवर्स थोड़ी ना कर सकते, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप करंट अफेयर की वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते, आपको ई बुक परचेज़ कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन हो सके और आप जो आने वाला एग्ज़ाम है रेलवे और SSC के, उनमें बेहतर परफॉर्मेंस करंट अफेयर के लिए कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर लेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। दिस सॉल्यूशन इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग, मतलब आयोडीन के टिंचर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। ये घोल किसका बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर उठा लिया है। आंसर हो जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन
बना होता है आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन, केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखिए ऑक्सीजन गैस पूछ ले, हाइड्रोजन गैस पूछ ले, नाइट्रोजन गैस पूछ ले। अगर हाइड्रोजन गैस पूछता है तो H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस पूछता है तो O2 हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस पूछता है तो N2 हो जाएगा। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में अवेलेबल होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ बोला जा रहा है हाईएस्ट वेट किसका होगा। देखिए पहले तो आप इसका निकाल लीजिए, जब आप इसका निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद जितने आपको मोल दे रखे हैं सबसे मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा। मैं आप फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। कार्बन का होता है 6, और माफ़ कीजिएगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 144। हाइड्रोजन का तो आपको पता है 1 होता है, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 22। कितना आ गया, तो ये 661 हो गया। मैं इसको अब मिटा देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए जगह भी बननी चाहिए। तो इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक बार करूँगा जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए मतलब अगले उसकी, तो ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16 को ऑक्सीजन का कितना होता है 16, रुकिए पेन ले लूँ थोड़ा सा, ये लीजिए। ऑक्सीजन का होता है 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और उसके बाद 617, ठीक है। यहाँ पर इनको आप ऐड कर देंगे तो 12 और 13 और 14 और उसके बाद 342 कितना आ गया, 342 आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 0.2 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर, इसको पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देता हूँ, कितना आएगा 486, मतलब 68.4। कितना आ गया, इसका आ गया 68.4। अगले वाले का चेक करें तो देखिए कार्बन का मैंने आपको बता ही दिया 12 और ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन के 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 और 12 44 और 2 यहाँ पर मोल है। जब 2 मोल है यहाँ पर तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 और 44 88। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो अगले वाला ऑप्शन आगे करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 12 और माफ़ कीजिएगा कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 के 3, ऑक्सीजन के 3 यहाँ पर एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 48। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये तो 88 से भी ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं 88 से ज़्यादा हो रहा है, इन दोनों का सम ही 88 है ना, तो ये ज़्यादा होगा। अगले की चेक करें तो ये है पानी, वाटर का आपको पता होगा 18 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 16। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में कंपटीशन बनेगा। देखें इसमें कितना हो गया, ये 60 40 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो 200 ज़्यादा होता है तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन CaCO3 का हाईएस्ट वेट है, याद रखना है। कैलकुलेट कैसे किया मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अगले क्वेश्चन है Mg मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। देखिए आपका सेल होती हैं बोर के अकॉर्डिंग KLMN, के में 2 आप डाल सकते हैं। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12 तो 2 डालेंगे, फिर उसके बाद L में आप 8 डालेंगे मैक्सिमम, कितने हो गए 10 हो गए, 2 यहाँ पे आएगा। तो कौन सा इसे मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस टॉपिक को आपको दिक्कत लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उसको हम यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, मतलब सिंपल सी बात पूछी जा रही है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ करके रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका मतलब क्या रिजल्ट निकला उसका। तो इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन ने खोजा था तो ये नहीं निकला, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने खोजा था तो ये भी नहीं निकला था, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ एटम डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ,
क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, काफ़ी बार मैंने करा दिया है। तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने कुछ दोस्तों तक, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और आने वाली और बेहतर क्वेश्चन की सीरीज़ आपको ला सके। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम? इनमें से कौन सा फंक्शन राइबोसोम का नहीं है? आपने एक फंक्शन पढ़ रखा है कि ये प्रोटीन डेवलप करते हैं, तो ये आपको पता होगा कि ये वाला फंक्शन राइबोसोम का है। हमें बताना है जो नहीं है। देखिए, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये बनाता है, आपको पता होगा एंजाइम भी प्रोटीन से बनते हैं। जब प्रोटीन को राइबोसोम डेवलप करेगा तो सिंपल सी बात है एंजाइम्स को भी डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा तो नहीं होगा। और बाकी दो की बात करें तो हार्मोन का इससे कोई लिंक नहीं है और स्टार्च का भी इससे कोई लिंक नहीं है। स्टार्च को सॉफ्ट क्या कहते हैं, जो RER होता है, राइबोसोम नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होता है, तो वो स्टार्च को नहीं बनाते। कहाँ पे बनता है? SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। इनका इससे कोई लिंक नहीं है और राइबोसोम इन दोनों को नहीं बनाता, मतलब जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो नहीं करता। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल द गोलकीपर टू। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पर लगी गेंद को पकड़ने के साथ अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। यह गोलकीपर को क्या करेगा? मोमेंटम को डिक्रीज करने में मदद करेगा। तो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो सेकेंड लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है न्यूटन का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर जड़त्व वस्तु का कारण बनती है। देखो, जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ये होता है किसी भी बॉडी को उसकी स्टेट से चेंज ना होने देना, मतलब उसके मूवमेंट का, अगर मूवमेंट कर रही है तो करने दे, अगर मूवमेंट नहीं कर रही तो ना करने दे। तो यहाँ पर ये रजिस्ट करता है एनी चेंज ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस बेहतर लग रहे हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले और आपके लिए और बेहतर काम करने की हम कोशिश करते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ एफ। आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये भी न्यूटन के द्वारा ही बताया गया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, पहली बॉडी, दूसरी बॉडी के मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ हमने बताई थी, मतलब ये चीज़ न्यूटन ने बताई है। और यहाँ बोला जा रहा है दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में एफ मास लग रहा है, तो देखिए एफ लगा हुआ है। इफ़ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट हाफ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डी चेंज नहीं हुआ, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पर लिख सकूँ। जस्ट 1 मिनट प्लीज़। देखिए यहाँ पर अब मैं इसको लिखता हूँ। ये तो मास, ये तो हमारा फोर्स पहले हो गया, लेकिन बाद में क्या फोर्स बोल रहा है? फोर्स में बोल रहा है ये एफ डैश, मान लीजिए इसको। यहाँ पर मास आपने कर दिया m1 कर दिया आधा, हाफ, और m2 कर दिया हाफ, और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं रखा। तो खुद सोचिए, इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है f, तो इसकी वैल्यू f डाल देंगे और f को किससे डिवाइड करेंगे? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या हो गया 4। तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्स हो जाएगा 1/4। तो याद रखना है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बोला गया है वहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली बॉडी के मास, दूसरी बॉडी के मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी पूरी इक्वेशन ऐसी है कि जी का मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसके बाद मास 1, मास 2 और डी की पावर 2। एनसीईआरटी में आर की पावर 2 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर यहाँ पर
ए हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आंसर आपने देख लिया। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान क्या है। देखिए जी का मान किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए जी का जो बड़े जी का मान है, आपको लग रहा होगा अच्छा ये एफ है, तो ये जी आपने अभी बताया m1 m2 और अपॉन में यहाँ पर r लिख लीजिए या d लिख लीजिए। तो ये देखिए m पर भी डिपेंड करता होगा, दूसरी वाली बॉडी पर भी डिपेंड करता होगा, रेडियस पर भी डिपेंड करता होगा और f पर नहीं। मैंने बोला ना ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट तो ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये इंडिपेंडेंट है मास और अर्थ ऑफ रेडियस के, याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर छोटा जी आपसे पूछ लिया जाता तो छोटा जी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे और मास और रेडियस ऑफ अर्थ पे, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है बड़े जी की, तो बड़ा जी इस पे डिपेंड नहीं करता। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच में कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 1 वैल्यू। तो जब ज़ीरो लग रहा होगा इनके बीच में, मतलब सेम डायरेक्शन में फोर्स, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उस समय पर वर्क डन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर 90 की बात की जाए, 90 एंगल लग रहा है, मतलब फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, उस टाइम पर जो इनके वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन जब 180 एंगल लग रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, मतलब फोर्स एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में। उस टाइम पर जो हमारा वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। W = F डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है और डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से हो पाएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है एनर्जी की। तो आंसर यहाँ पर होगा, देखिए जूल है, वर्क डन की एनर्जी यूनिट है तो एनर्जी की भी होगी। न्यूटन मीटर है, क्योंकि वर्क डन का तो फॉर्मूला ही होता है ना, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की है मीटर, तो न्यूटन मीटर है। किलोवाट नहीं है। किलोवाट मैं आपको बता दूं फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वॉट की तो मतलब पावर की यूनिट तो वॉट होती है, लेकिन अगर टाइम को इधर ले जाए तो वॉट आवर हो जाएगी या वॉट सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी यूनिट है, लेकिन सी ऑप्शन में एनर्जी की यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। इनमें से कौन से ऐसे मतलब ग्रुप है, ये सब प्लांट के ग्रुप यहाँ पे बताए गए हैं, 5 हैं, इनमें से एक छूटा हुआ है, एंजियोस्पर्म छूटा हुआ है। तो 5 जो ग्रुप बताए गए हैं एनसीईआरटी में, यहाँ बोला जा रहा है किसके पास स्पेशल पार्ट्स, स्पेशल टिश्यू अवेलेबल है वाटर को कंडक्ट करने वाला। तो आपको बता दूँ पहले 2 थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनके पास तो कंडक्शन के लिए जाइलम फ्लोएम अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाइडोफाइटा के पास अवेलेबल है, लेकिन अनडेवलप्ड अवेलेबल है। जिम्नोस्पर्म के पास फुली डेवलप्ड है और एंजियोस्पर्म के पास भी फुली डेवलप्ड है। तो किसके पास नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके पास है, तो यहाँ पर 3rd और 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये है हमारी पूरी वीडियो। आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे अगर आप इसमें बेहतर रिस्पांस देते हैं। रिस्पांस अगर आप देंगे तो 17 तारीख तक आपको लगातार चैप्टर को रिवाइज कराता रहूँगा और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो लाता रहूँगा। तो आपसे अनुरोध है अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को रिकमेंड कीजिएगा, जिससे कि वो लोग फॉलो करें और उनका जो एग्ज़ाम है उसे हम बेहतर कराने में उनकी मदद कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।